नमस्कार, मैं वैद्य हेमंत ठाकुर, महानगर आयुर्वेद संघ और विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पक्षवद या पैरालिसिस इस विषय पर। आज इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य राजवैद्य डॉक्टर विनायक तायडे सर। नमस्ते सर। सर, पक्षवद होता क्या है सर? पक्षवद यानी जिसको आयुर्वेद विज्ञान में सीरेब्रो वैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। सीरेब्रो मीन्स ब्रेन और वैस्कुलर मीन्स वेसल्स। ब्रेन में जो वेसल्स रहते हैं उसमें जो विकृति निर्माण होती है उसे सीरेब्रो वैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये डिसऑर्डर्स कैसी होती है? जैसे कि ब्रेन में ब्लॉक हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस निर्माण हो जाता है, वेन रप्चर हो जाता है, ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, बीपी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सभी प्रकार के कारणों से सीरेब्रो वास्कुलर डिसऑर्डर्स निर्माण हो जाती है, जिसको पैरालिसिस, सेरेब्रल स्ट्रोक, पक्षवध, लकवा या पक्षाघात कहते हैं। इस प्रकार की जो है ये जो पक्षवध जो है ये बेसिकली एज के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये जैसे कि मिडिल एज जिनको ज्यादा मानसिक तनाव है, जो हाइपरटेंशन से पीड़ित है, जो ओबेस है, जिन्हें डायबिटीज हो चुका है, जिनमें एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस निर्माण हो गए, ऐसे लोगों में इस प्रकार का व्याधि ज्यादा पाया जाता है। आयुर्वेद में चरकाचार्य जी ने पक्षवध नाम से इसका वर्णन किया गया है। पक्षवध हतत्वेकम दक्षिण वाम एकच। दक्षिण या वाम राइट के एक पक्ष में, एक भाग में, राइट या लेफ्ट के भाग में हत मीन्स क्या हो जाता है? वहां डिसेबिलिटी निर्माण हो जाती है, घात हो जाता है, वहां के सेंसरी मोटर नोज के ऊपर परिणाम हो जाता है और वो जो आधा भाग जो है वो निकामी हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि एक पक्ष में होने वाला व्याधि जो है वो पक्षवध है। कारणों के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं जी, एग्जैक्टली मतलब उसके कारण क्या, क्यों होता, क्यों पक्षाघात? तो दो प्रकार के कारण बताया है कि ब्रेन में विकृति निर्माण होती है। जी। ब्रेन में विकृति निर्माण होती है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरेब्रल इस्कीमिया या ट्रांजिस्टर इस्कीमिक चेंजेस, TIA। अब ये TIA मीन्स क्या कि कुछ समय के लिए ब्लड सप्लाई जो है और कट आउट हो जाता है, रुक जाता है। उस समय पेशेंट को एक सेकंड के लिए मेरे हाथ में किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं है, ये उसमें फंक्शन नहीं कर रहा है, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। इंट्राक्रैनियल हिमरेज जब हो जाता है, जिसको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी जो रहती है, इसमें ब्लड क्लॉट्स होने के कारण, थ्रोम्बोसिस होने के कारण विभिन्न प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कि क्या सर लक्षण? जैसे कि इंट्राक्रैनियल हिमरेज होने के कारण उल्टियां होती है, सरदर्द होता है, हाथ जो है इनएबिलिटी होती है, भारीपन रहता है, मूंगी चढ़ती है, इस प्रकार के लक्षण जो है उसमें मिलते हैं। जी। सेलुलर इंफेक्शन में क्या रहता है कि वहां ब्रेन में ब्लड सप्लाई होता ही नहीं है,
वहां की जो सेल्स है ये टोटल डैमेज होता है, इन्फाक्ट हो जाता है, वहां ब्लड सप्लाई टोटल बंद हो जाता है और वहां नेक्रोसिस का कंडीशन निर्माण हो जाती है। ओके। तो सेरेब्रल इंफाक्शन आयुर्वेद में बताया है, आयुर्वेद में इसका वर्णन किया है। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस आयुर्वेद ने बताया है, वाह, नाइस। सेरेब्रल इश्मीया आयुर्वेद ने बताया है। देखो चरक जी ने जो एक शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, कुर्यात चेष्टा निवृत्ति, कुर्यात चेष्टा निवृत्ति वाक स्तंभम एवच सीरा स्नायु विशोषयेत। अभी कुर्यात चेष्टा निवृत्ति यानी क्या, ये हमारी जो फिजिकल मूवमेंट जो है ये टोटल डैमेज हो जाती है, हाथ और पैर हिला नहीं सकते, उसमें किसी भी प्रकार का सेंसेशन नहीं रहता है, यानी सेंसरी नोज एंड मोटर नोज टोटली डैमेज हो जाते हैं। इट मे बी ड्यू टू सेरेब्रल इंफाक्शन। ओके। इसलिए कुर्यात चेष्टा निवृत्ति, चेष्टा निवृत्ति यानी किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं रहती है। वाकस्तंभ एवच स्पीच सेंटर के ऊपर परिणाम हो जाता है, मतलब बोलने में थ्रोम्बोसिस जो हो जाता है। हम्म। जब थ्रोम्बोसिस होता है तब हमारे ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हो जाता है और उसका परिणाम स्वरूप हम बात करने में दिक्कत नहीं होती, स्लर स्पीच निर्माण हो जाता है। थ्रोम्बोसिस यानी क्या होता है सर? ब्लड क्लॉट्स हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, रक्त की गुठली जिसको बोलते हैं, जी। रक्त घनास्रता जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, ये रक्त घनास्रता निर्माण हो जाती है। तो इसके कारण हमारे एक स्पीच के ऊपर परिणाम हो जाता है, हाथ के परिणाम होता है, चेष्टा निवृत्ति नहीं है लेकिन स्टिफनेस रहता है हाथ में, हाथ ठंडा पड़ जाता है, पैर ठंडा पड़ जाता है, हाथ लगाने के बाद पता चल जाता है कि उसमें हेवीनेस है। तो ये सब सड़न होता है सर? ये सड़न हो जाता है। सड़न दो प्रकार की चीज होती है, सेरेब्रल इंफाक्शन हो जाता है और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो जाता है। जब भी बीपी ज्यादा बढ़ जाता है मानसिक तनाव के कारण या किसी भी कारण, बीपी जब ज्यादा बढ़ जाता है जी। तो बेसिकली ब्रेन के अंदर की जो वेसल्स जो है फट जाती है, तो सेरेब्रल इंफाक्शन निर्माण हो जाता है, वहां ब्लड क्लॉट जम जाता है, तो आगे के सेंटर को ब्लड सप्लाई होता नहीं है। अल्टीमेटली वाकस्तंभ में सर वाचा चली जाती है। इंद्रियों के ऊपर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण होता नहीं है। जब इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है तो बेसिकली ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों में विकृति निर्माण हो जाती है। जब दोनों में विकृति निर्माण हो जाती है तो हाथ या पैर में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, क्रिया हानि होती है। ओके सर, तीसरा जो भाग है वो TIA, टेम्पररी कटआउट ऑफ ब्लड सप्लाई। जी, कुछ समय के लिए ब्लड सप्लाई कटआउट हो जाता है, हाथ में मूंगी आ जाती है, हाथ एकदम करने के बाद हाँ और हाथ भारी हो जाता है और पेशेंट घबरा जाता है। कुछ समय के लिए ब्लड क्लॉट्स अटकता है या वहां ब्लड सब कटआउट हो जाता है, वो कुछ समय के लिए टेम्पररी रहता है। और ये बहुत कई इस प्रकार के कंडीशन जब रहेंगे तो सेरेब्रल इश्मीया में सीरा स्नायु कंडराम विशोषयेत, सेरेब्रल इश्मीया इसको ब्लड सप्लाई होता नहीं है। अल्टीमेटली जो हाथ जो है इसकी क्रियाएं होती नहीं, हाथ सूखना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअल ऑनसेट एंड सडन ऑनसेट। ग्रेजुअल ऑनसेट जो रहता है वो धीरे 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 हो जाता है, हाथ को मूंगी आ जाती है, हाथ काम नहीं करता, बाद में कोई चीज हाथ उठाने के बाद निकल जाती है, ये ग्रेजुअल ऑनसेट है। सडन ऑनसेट अचानक हो जाता है, अचानक हो जाता है, उल्टी होती है, कभी कभी क्या होता है उल्टी हो जाती है, सर दर्द होता है, बीपी बढ़ जाता है और तुरंत हाथ की जो शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो ये हमें देखना चाहिए कि सडन ऑनसेट या ग्रेजुअल ऑनसेट है। अब इसके जो अपन देखते हैं, इसके कारणों के बारे में जब हम देखेंगे कि ये जो है
बेसिकली हमें देखना है कि इसके जो कारण जो है, कारणों को देखना चाहिए, यस, किन कारणों से होता है, किन कारणों से होता है। किन कारणों से होता है। कि जैसे कि ओबेस पेशेंट रहते हैं जिनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है, डायबिटीज के कारण हो जाता है, एंजाइटी स्टेट के कारण हो जाता है, ज्यादा टेंशन आने के कारण हो जाता है, कभी 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 बहुत बार ये ध्यान दिखता है कि अल्कोहल इंटेक के कारण भी होता है। यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शरीर में बेसिकली ब्रेन में जब एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस निर्माण होते हैं उसके कारण, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करने के कारण, ज्यादा स्मोकिंग करने के कारण, ज्यादा टोबैको लेने के कारण, मोस्ट हेड इंजुरी के कारण या इंट्राक्रैनियल हेमरेज होने के कारण, ये सभी प्रकार के कारणों से, विविध कारणों से ये से जो कारण जो पक्षवात बताया हो है उसी कारण से ये पक्षवात होता है। जी, तो ऐसे कारणों को हमें देखना चाहिए कि हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है तो आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं उसका बीपी कितना है। बीपी की, अगर बीपी शूट अप तो उसको कम करना जरूरी है, जी, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे यही करना चाहिए कि सबसे पहले बीपी ज्यादा उसका देखना चाहिए, सेकंड उसका HbA1c देखना चाहिए, शुगर लेवल शुगर कितना भी है। चेक करना चाहिए। शुगर का और इसका क्या क्या रहता है, जब भी डायबिटिक पेशेंट का HbA1c बढ़ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप, उपद्रव स्वरूप हाइपर कोलेस्टेमिया निर्माण होता है। हाइपर कोलेस्टेमिया का एथेरोस्क्लेरोटिक निर्माण होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक निर्माण होने के बाद पैरालिसिस हो जाता है। तो ये देखना चाहिए। सेकंड थिंग कहते हैं ज्यादा ओबेसिटी रहती है तो ओबेसिटी के कारण हाइपर कोलेस्टेमिया निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप आगे चलकर हाइपरटेंशन हो जाता है और हाइपरटेंशन होने के कारण स्ट्रोक आ जाता है। तो ये जो कारण है, अभी स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक, ये दो जो जो कारण जो है वो अपने शरीर में जो रक्त वाहिनियां है उसकी जो लैस रहते हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस निर्माण करते हैं जी, वो हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। उसमें से जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो होता नहीं है, राइट, और ब्लड सप्लाई होता नहीं तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। थर्ड जो है अचानक होने वाला कारण जो रहता है हेड इंजुरी, जी, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, वगैरह हो, एक्सीडेंट हो जाता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो जाता है, और इंट्राक्रैनियल हेमरेज होने के कारण भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई कट आउट हो जाता है या ब्लड का क्लॉट हो जाता है। जी, जी, तो ये जो कॉजिटिव फैक्टर्स है, ये पॉजिटिव फैक्टर्स हमें देखना चाहिए, ये पॉजिटिव फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी, जी। सर, हाँ, जब स्पाइन को अगर इंजरी होती है तो तभी भी ऐसे कुछ हो सकता है? नहीं, बहुत बार क्या रहता है, अभी इसमें एक बात देखनी चाहिए कि हमारे पास आने वाला पेशेंट कौन से लक्षण, स्पाइनल इंजरी तो होता ही है, सवाल ही निर्माण होता नहीं है, लेकिन उसके जो लक्षण से हमारे पास आने वाला पेशेंट या पेशेंट को कुछ लक्षण ऐसे फील होते हैं जिसमें सीवियर हेडेक हो जाता है, उल्टी आने जैसा लगता है जिसको नौसिया कहते हैं, वोमिटिंग्स होते हैं, आपके सामने अंधेरा आता है, ड्राउजीनेस आता है, आंखें में भारीपन लगता है, थकान लगती है, दृष्टि मांद्यता यानी ब्लाइंडनेस निर्माण हो जाता है, पेशेंट को डिप्रेशन आ जाता है, कभी कभी चक्कर आ जाती है, बात करने में दिक्कत हो जाती है, स्लर्ड स्पीच हो जाती है। जैसे स्लर्ड स्पीच हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, एक्सेसिव वीकनेस निर्माण हो जाता है, नॉशिया वोमिटिंग होता है, तब समझना चाहिए मे बी कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है ब्रेन में। क्या हो सकता है, क्लिनिकली हम एक अंदाज कर सकते हैं कि वहां कुछ तो भी ब्लड क्लॉट्स हो सकता है। अचानक हाथ पैरों में सेंसेशन चला जाता है, सेंसरी लॉस और मोटर लॉस हो जाता है, तो समझना चाहिए कि मे बी यहाँ इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है। या बहुत बार कहता है कि जब भी स्लर्ड स्पीच, एबनॉर्मल सेंसेशंस या मस्कुलर वीकनेस या मसल स्टिफ हो जाती है, ऐसे मसल हो जाती है, अटकती है, ये इंडिकेट करती है स्टिफनेस ज्यादा हो रहा है। मस्कुलर स्टिफनेस ये 2 दिन के बाद मालूम पड़ता है, उस दिन नहीं मालूम पड़ता है, 2 दिन के बाद ये ग्रेजुअल ग्रेजुअल अलग अलग प्रकार के लक्षण, लेकिन स्टार्टिंग में जो लक्षण निर्माण होता है
बीपी बढ़ता है, उल्टी हो जाती है, आंख के सामने अंधेरा आ जाता है और सेंसरी लॉस हो जाता है या मोटर लॉस हो जाता है, यानी कोई भी चीज उठाने के उसको सेंसेशन नहीं रहता है। जब भी इस प्रकार के लक्षण निर्माण हो जाते हैं तो शास्त्रकारों ने बहुत ही अच्छा तरह से लिखा है कि हतत्वेकम मारुतम दक्षिण वाममेव च, हमने लिखा है वैसे, कुर्यात चेष्टा निवृत्ति हुई रुजम वाकस्तमम एव च गृहीत्वम अर्धम शरीरस्य सीरा स्नायु विशोषेत। सिर पर इन्फेक्शन के कारण आगे की जो नसें रहती है, सीरा स्नायु कंडरा है, उसमें शोष निर्माण हो जाता है। पादयम संकोचयितकम, अपना जो पैर जो है उसमें स्टिफनेस निर्माण हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, आकड़न हो जाती है जी। पैर में दर्द होता है। जैसे भी हम ऐसे करते हैं, हाथ लंबा करते हैं, पैर लंबा करते हैं, तो पेशेंट चिल्लाता है क्योंकि वहां दर्द हो जाता है। ये जो कंडीशन थी शास्त्रों ने क्लियर कट अपने को मेंशन किया है कि पक्षवात में ये लक्षण हो जाते हैं जी। तो उसी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कैसे होते थे, हम कैसे पहचानेंगे उसके डायग्नोसिस कैसे करें, क्या क्या ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करने चाहिए सर? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या था, ब्लड टेस्ट करना चाहिए। ओके, ब्लड टेस्ट करना चाहिए और ब्लड टेस्ट में सीबीसी, ईएसआर, होमोसिस्टाइन लेवल, ओके, बीटी, सीटी, पीटी, आईएनआर, सीपीके, सीपीके लेवल, बाद में लिपिड लेवल देखना चाहिए। ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद पता चल जाता है। डायबिटीज होगा तो उसका HbA1c करना चाहिए जी। लिपिड लेवल अगर बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड देखना चाहिए। तो इस प्रकार का ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी। और उसके साथ हमें एंजियोग्राफी करनी चाहिए, अपना सीटी स्कैन करना चाहिए या एमआरआई करना चाहिए। उससे पता चल जाता है हमको कि अंदर ब्लड क्लॉट कितना बड़ा है या इन्फाक्ट ज्यादा हो गया, क्या थ्रोम्बोसिस हो गया, इन्फेक्शन की कंडीशन जो है उसका लोकेशन में पता चल जाता है। मतलब तो ये सीटी स्कैन और एमआरआई की बहुत ज्यादा अहमियत है। नहीं कि अपने को तुरंत दिखता है ना, अपने को तुरंत दिखता है कि ये ब्रेन में ये जो भाग है, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, ये ऑक्सीपिटल लोब है या पैराइटल लोब है, उसमें कहाँ ब्लड क्लॉट्स है। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें सीटी स्कैन करना चाहिए या एमआरआई करना चाहिए। तो कई बार सर वो बोला जाता है कि वो गोल्डन आवर्स में लेके जाना होता है। बेसिकली क्या रहता है, कभी भी इस प्रकार का जो अटैक आ जाता है ना, उसके 3 या 6 घंटे के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी होता है। तो तुरंत डायग्नोस हो जाता है इससे कि अपने को ये करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो है, इस प्रकार के अपने को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एलोपैथी में तो बहुत क्या रहता है कि थ्रोम्बोलाइसिस अपना बहुत सी ट्रीटमेंट दे देते हैं, जिससे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना अत्यंत जरूरी रहता है। चिकित्सा के बारे में आप आयुर्वेद के हाँ, अभी आयुर्वेद के बारे में जब हम देखते हैं, जब आयुर्वेद के बारे में देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इसमें दोष कौन सा है, दुष्य कौन सा है, स्रोतस कौन सा है, स्रोतदृष्टि कौन सी है, ये सब हमें देखना चाहिए, क्योंकि उसकी निदान कैसे करेंगे। और निदान करने के बाद हम देखते हैं कि संप्राप्ति अपने देखे है, हमने संप्राप्ति देखी है। संप्राप्ति क्या देखी है कि ये जो है अतत्वेकम मारुतः दक्षिण वाम एव च कुर्यात चेष्टा निवृत्ति वाकस्तम एव च और सीरा स्नायु विशोषयेत। ये जब हो जाता है, ये क्यों होता है जी, कारण क्या है? तो निदान सेवा इंपॉर्टेंट रहती है। तो निदान सेवा कौन सी रहती है? तो आहारजन्य निदान सेवा, विहारजन्य निदान सेवा, मानसिक निदान सेवा, व्यसनजन्य निदान सेवा, अभिघातजन्य निदान सेवा। मानसिक निदान सेवा में बहुत बार रहते हैं कि जो स्पाइसी फूड खाते हैं, ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। विहारजन्य निदान सेवा में अति जागरण करते हैं या अति श्रम करते हैं या दिवा स्वाप करते हैं। मतलब आजकल लोग जो रात रात को जागते हैं, कई बार लोग नाइट ड्यूटी ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों में शायद ज्यादा विकृति हो जाती है। और मानसिक निदान में जो है हमेशा स्ट्रेस में रहने वाले लोग जो रहते हैं, जिससे कारण बीपी ज्यादा बढ़ जाता है जी। और व्याधिजन्य निदान के अंतर्गत देखते हैं कि उसको डायबिटीज है क्या, हाइपरटेंशन है क्या, ओबेसिटी है क्या, हाइपरकोलेस्टेमिया है क्या, ये देखना चाहिए। और व्यसनजन्य निदान के अंतर्गत देखते हैं कि उसको कौन से प्रकार की आदतें हैं।
व्यसन, शराब या फिर सिगरेट जो अल्कोहल आपने इंटेक बताया। है, टोबैको जी, इंटेक है, जी, जी। या ज्यादा स्मोकिंग करता है, ये तीनों प्रकार के जो व्यसन जो है ना, वो अंदर जाकर अपने धमनियों में क्या होता है, जाड़ापन निर्माण करते हैं, जिसको धमनी जाड्यता कहते हैं, मॉडर्न में इसको एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कहते हैं। तो ये सभी प्रकार का निदान इंडिकेट क्या करेंगे, जिसकी आहारजन्य है, विहारजन्य है, व्याधिजन्य है, व्यसनजन्य है, और ये निदान वायु को प्रकोपित करते हैं। जी। तो कौन से वायु को प्रकोपित करेंगे? तो पंचात्मक वायु को प्रकोपित करते हैं, पांचों 5-6 प्रकार के वायु को विकृत करते हैं, यानी प्राण को भी विकृत करते हैं, उदान को भी विकृत करते हैं, व्यान को भी विकृत करते हैं, समान को भी विकृत करते हैं, और अपान को भी विकृत करते हैं। हमारे पास आने वाला पेशेंट, इसमें प्राणवायु की विकृति है या नहीं, ये हम देख सकते हैं। अरे आप बोलेंगे कैसे सर? कैसे देखेंगे जी कि वो पेशेंट तो बोल नहीं सकता है, जी बिल्कुल। हाँ? उसको तो उसकी बोलने में परेशानी बोलने में स्लर स्पीच, कभी कभी वाचा भी चली जाती है, वाचा भी वाचा चली हो जाती है। जाता है, तो हम कैसे वो बोल नहीं सकते, लेकिन देखने के बाद पता चल जाता है, जी क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल से पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं कि उसको कैथेटर लगाया हुआ है। अब यूरिन कैथेटर क्यों लगाएंगे हम? क्योंकि इंद्रियों के ऊपर का जो नियंत्रण जो है, वो नियंत्रण छूट जाता है। स्टीवनम शौतुद्गाराः निश्वास श्वास ग्राह, दम लगता है, निकलने में तकलीफ हो जाती है, और इंद्रियों के ऊपर जो नियंत्रण होना चाहिए वो नियंत्रण छूट जाता है, यानी मल और मूत्र प्रवृत्ति उसको होती नहीं है। इसीलिए मूत्र प्रवृत्ति होना चाहिए, इसीलिए वो मूत्र को निकालने के लिए हमें कैथेटर लगाना चाहिए, और जैसे कैथेटर लगाते हैं तो हमें समझना चाहिए इसके प्राण की विकृति है। स्टीवनम शौतुद्गाराः निश्वास श्वास ग्राह, यानी प्राण की कर्मतः विकृति है इसमें। उदान की विकृति होती है। अब उदान की विकृति भी हमें देखनी चाहिए कि उदान की कर्मतः विकृति है, उदान की कर्मतः विकृति है। तो उदान की कर्मतः विकृति क्या है? वाक्य प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, चीजें भूल जाता है, बात नहीं कर सकता, थकान ज्यादा हो जाती है उसको, बात करने में दिक्कत ज्यादा निर्माण होती है, बहुत बार उसको अपने शरीर के ऊपर का नियंत्रण छूट जाता है। तो इस प्रकार की जो विकृति है, इस प्रकार की विकृति हमें दिखाई देती है। अब प्राण की विकृति हो गई है, उदान की विकृति, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसमें? व्यान की विकृति रहती है। अभी व्यान की विकृति होती थी, व्यान की कर्मता विकृति होती है, और व्यान की गुणतः विकृति होती है। व्यान का शीतगुण ज्यादा बढ़ जाता है, व्यान का रुक्ष गुण ज्यादा बढ़ जाता है, व्यान का लघु गुण ज्यादा बढ़ता है। हाँ, अब ये जो लघु गुण वगैरह वो जब बढ़ जाते हैं व्यान की, तब गुणता वृद्धि होने के कारण जब व्यान का चलगुण कम हो जाता है तो क्या होता है? चलगुण अल्पता, यानी जो मोमेंट जो होनी चाहिए, रस रक्त का संवहन बराबर नहीं होता है, और रस रक्त का संवहन बराबर नहीं होता है, यानी पीपली का संचरण होता, प्रतीति, इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। अपान की जब विकृति हो जाती है, अपान की विकृति होती है, अभी हृदय में क्या हो जाता है? व्यानो हृदय स्थितः, व्यान हृदय में रहता है, लेकिन संपूर्ण शरीर में काम करता है, हमारे हाथ के ऊपर काम करता है, हमारे जो नियंत्रण है, जो नियंत्रण होना चाहिए वो करता है, यानी कुछ चीज उठाना, बोलना, चलना, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं है, ये सभी प्रकार की क्रिया जो है व्यान के द्वारा होता है। समान की भी विकृति होती है, यानी मल प्रवृत्ति जो साफ होनी चाहिए वो मल प्रवृत्ति साफ होती नहीं है, एपिटाइट लॉस हो जाता है, और अपान की विकृति में मल प्रवृत्ति होती नहीं है। मूत्र प्रवृत्ति इसलिए बहुत बार क्या करते हैं कि उसको एनिमा देते हैं और उसको कैथेटर लगाते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण जो, और इस प्रकार का वायु का विकृत होने के कारण ये वायु जो है सिरा को, कंडरा को विकृत करता है, विकृति निर्माण होती है। अगर संगात्मक विकृति रहेगी, अगर संगात्मक विकृति रहेगी, वायु का शीत गुण ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका हाथ कैसा ठंडा लगेगा, ये जो अंगुलियां ऐसी रहेगी, फ्लेक्शन होता नहीं है, ये स्टिफनेस निर्माण होता है, फिर हमको ऐसे करनी पड़ती है।
यानी स्टिफनेस निर्माण होता है, हाथ ठंडा पड़ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। ओके। बहुत बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब भी पैरालिसिस का अटैक आता है उस समय मसाज नहीं करना चाहिए। क्यों सर? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब भी हम ये जो तेल यूज करते हैं ना वो स्रोतरोध निर्माण करेगा। अच्छा। वो स्रोतरोध नहीं होना चाहिए। कब होना, कब मसाज करना चाहिए? कब करना, जब जीर्णावस्था हो जाती है, सीरा स्नायु विशोषित, शोष हो रहा है, ओके। शोष हो रहा है, सिराओं का शोष हो रहा है, स्नायुओं का शोष होता है, हाथ का शोष हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस वक्त हमें अभ्यंग यानी मसाज स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन करना चाहिए। तो शीत संबने ही वायुवायु का शीतगुण ज्यादा बढ़ने के कारण अवरोध निर्माण होता है, स्रोतरोध निर्माण होता है, संगात्मक विकृति निर्माण होती है। हमारे पास आने वाला पेशेंट धातुक्षय का है, संगात्मक सुदृष्टि का है, अति प्रवृत्ति का है, सिरा ग्रंथि का है, या किसका है ये ढूंढना चाहिए। संगात्मक रहेगी तो गतिसंध आ जाएगी, सिरा ग्रंथि रहेगी तो नौशा वोमिटिंग्स वगैरह रहेंगे, बीपी ज्यादा बढ़ जाए, सिर में थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, इन्फेक्शन रहेगा तो सेंसरी और मोटर लॉस रहेगा। तो इस प्रकार के लक्षण जब स्रोतरोध होता है, कहाँ होता है, ब्रेन में हो जाता है। ब्रेन की जो रक्तवाहिनी है वो फट जाती है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, इनेबिलिटी निर्माण हो जाती है, हाथ शून्य हो जाता है, इंद्रियों की क्रियात्मकता हो जाती है, इस प्रकार संज्ञा नाश हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण जो है ये प्राण और व्यान, मुख्यतः प्राण और व्यान की विकृति होने के कारण इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति ज्यादा होती है। प्रसन्न संवन बराबर नहीं होता है, और उसके परिणाम स्वरूप बहुत बार क्या हाथियों की जो चेष्टा है वो चेष्टा होती नहीं है, स्रोतरोध निर्माण हो जाता है, और स्रोतरोध निर्माण होने के कारण पक्षवत का निर्माण होता है। अब पक्षवत का जब निर्माण हो जाता है उस समय हमें देखना चाहिए कि हमारे पास आने वाला पेशेंट, जब भी आयुर्वेदिक वैद्य के पास पेशेंट आता है वो एक्यूट कंडीशन में बहुत कम आता है तो वो जीर्ण हो जाता है। जब आता है, जब जीर्ण होता है आता है तब वो लक्षण क्या रहेंगे, तो सीरस नहीं विशोषित है, क्रियाओं में अल्पता निर्माण रहती है, सिरस नहीं विशोषित, सिरों में अल्पता रहती है, और बेसिकली जो नसें रहती है अंदर की नसें कड़क हो जाती है। तो कड़क हो जाती है तो अल्टीमेटली जो ब्लड सप्लाई होना चाहिए वो ब्लड सप्लाई बराबर होता नहीं है, यानी ब्रेन में प्राणो मूर्धगा स्थिता, प्राण मूर्धा यहाँ रहती है लेकिन उसके इंद्रियों के ऊपर पूरा उसका कंट्रोल रहता है। तो दोनों में विकृति जब निर्माण होती है, प्राण और व्यान में जब विकृति निर्माण होती है तब पक्षवत व्याधि का निर्माण होता है। अब इस प्रकार की जब व्याधि का निर्माण हो जाता है उस समय हमें देखना चाहिए कि हम चिकित्सा क्या कर सकते हैं। चिकित्सा में, आयुर्वेद चिकित्सा में हम पहले क्या करें, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस? एक बात एक है कि सूत्र दिया है शास्त्र में, हर एक व्याधि का सूत्र दिया है। सूत्र क्या दिया है, स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। अब ऐसा है कि स्नेहन करना चाहिए, स्नेहयुक्त विरेचन करना चाहिए। अब ये जो सूत्र है सबसे, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, ऐसा सूत्र है। तो पहले कभी स्वेदन देते हैं क्या पक्षाघात के रोगियों को? नहीं, तुरंत तो नहीं। आपने स्नेहन भी बोला कि नहीं तुरंत देना है, स्नेहन भी नहीं देना चाहिए। और शास्त्रकार ने तो लिखा है इधर कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, तो पहले स्वेदन देना चाहिए बाद में स्नेहन देना चाहिए। ये गलत है या सही है, आप बताइए सर। हालांकि हम इतने विद्वान तो नहीं है, लेकिन चरक जी ने एक जो बताया कि उन्होंने स्वेदन शब्द पहले क्यों लिखा है, उनके लिखने का हेतु क्या है। इसलिए आयुर्वेद पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए। उन्होंने क्या किया है, यह स्वेदन जो है
वो स्नेहन के साथ उन्होंने उसका ये किया है। स्नेह, स्नेहयुक्त स्वेदन, स्नेहयुक्त स्वेदन। इसलिए स्वेदन शब्द पहले लिखा है। और स्नेहयुक्त विरेचन, ओके। यानी स्नेहयुक्त स्वेदन मीन्स क्या, उसका अर्थ हम क्या लेंगे, और स्नेहयुक्त विरेचन उसका अर्थ हम क्या लेंगे। जी सर। तो स्नेहयुक्त स्वेदन का अर्थ है हमें पिंड स्वेद देना चाहिए, अच्छा। है कि नहीं। स्नेहयुक्त स्वेदन, हाँ, पिंड स्वेद में कौन सा प्रकार का पिंड स्वेद देना चाहिए, तो दो प्रकार का पिंड स्वेद रहता है। एक में क्या रहता है, षष्ठीशाली। षष्ठीशाली पिंड स्वेद, और दूसरा जो है एरंड बीज कल्क का पिंड स्वेद। अब एरंड बीज का पिंड कल्क का पिंड स्वेद हम कहाँ देंगे, जहां मार्गोदजन्य वात प्रकोप रहेगा वहां। ये कैसे पहचानेंगे, जी। जब व्यान्वय का शीतगुण ज्यादा बढ़ता है, हस्तपात में स्तब्धता ज्यादा रहती है, अंगुलियों में वक्रता ज्यादा निर्माण होती है, हाथ भारी ज्यादा रहता है, और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, एरंड बीज कल्क का पिंड स्वेद करना चाहिए। क्योंकि एरंड बीज कल्क का पिंड स्वेद जो है वो मार्गोदजन्य वात प्रकोप के ऊपर काम करने वाला है। ओके। और षष्ठीशाली पिंड स्वेद जो है, जिसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, बला है, चावल है, षष्ठी। दशमुखवात है, ऐसा षष्ठीशाली पिंड स्वेद जो है वो धातुक्षय के ऊपर काम करने वाला है। जी। यानी सीरा स्नायु विशोषयेत, सीरा स्नायु विशोषयेत, जहां धातुक्षय की अवस्था में मतलब ग्रेजुअली ऑनसेट जो है इनएबिलिटी सेंसरी लॉस और मोटर लॉस हो रहा है, उसी के अंदर उस धातुओं को बल देने के लिए हमें षष्ठीशाली पिंड स्वेद करना है। इसलिए शास्त्रकारों ने क्या है, स्नेहनम संयुक्तम स्वेदनम, यानी स्वेदन कैसा करना चाहिए, इसलिए स्वेदन शब्द उन्होंने पहले लिखा है। जी। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम, स्नेहयुक्त विरेचनम। स्नेहयुक्त विरेचन। अब स्नेहयुक्त विरेचन क्यों देना चाहिए, विरेचन लिखो ना, स्नेहयुक्त विरेचन। स्नेहयुक्त विरेचन स्नेह की आवश्यकता होता है, क्योंकि वायु का शमन करने के लिए और शरीर से दोषों को बाहर निकालने के लिए, दोषों को समान अवस्था में लाने के लिए हमें विरेचन करना चाहिए, स्नेहयुक्त विरेचन करना चाहिए। ओके। अब यहाँ विरेचन शब्द के पुनः अलग अर्थ आ जाते हैं। जी। विरेचन किसे कहना चाहिए, विरेचन यानी हमें जो पता है कि मोशंस मल कराना, मल का विरेचन होता है, उसको विरेचन कहते जी, हैं। जी। लेकिन यहाँ विरेचन शब्द का उन्होंने कहा कि स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिए। स्नेहयुक्त विरेचन मीन्स शिरु विरेचन। शिरु विरेचन मीन्स क्या, नस्य। नस्य करेंगे। नस्य मीन्स कौन सा, नावन नस्य। ओके। नावन नस्य मीन्स क्या, जिसमें तेल के द्वारा नस्य दिया जाता हो, ओके। वो शिरु विरेचन। ओके। तो शिरु विरेचन कैसे देंगे, हमारे पास आने वाला पेशेंट, उसको शोधन नस्य देना चाहिए, शमन नस्य देना चाहिए, ब्रूहन नस्य देना चाहिए, कौन सा नस्य देना चाहिए। तो ये बात हमें इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन से प्रकार का नस्य यहां हमें देना चाहिए। जैसे कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की कंडीशन रहती है, जैसे कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की कंडीशन रहती है, वो थ्रोम्बोसिस को डिसॉल्व करने के लिए या वहां की विकृति को कम करने के लिए हमें शोधन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। और बेसिकली वहां हम क्या करते हैं, चक्रदत्त ने एक योग बताया है शोधन नस्य के दृष्टिकोण से, दशमूल क्वाथ, माश बलादी क्वाथ, दशमूल क्वाथ, माश बलादी क्वाथ, हिंगू, सैंधव, प्रक्षेप युक्त नस्य का प्रयोग हमें सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस में करना चाहिए। क्योंकि ये नस्य कैसा है, शोधन नस्य है। शोधन नस्य। क्यों शोधन नस्य है, कि वहां क्यों देना चाहिए, क्योंकि दोष जो है कोष्ठ से निकलकर शाखाओं में चले गए हैं और उसने अवरोध किया है। फिर उस अवरोध को निकालने के लिए वृद्धा विषदनाथ पाकात श्रुतमुख शुदनाथ शाखा मुक्ता मलम यंती वायोश्च निग्रहात, ये जो सूत्र है पाकात, हिंगू पाकात, हिंगू पाकात, जी, सैंधव
वृद्धाभिषेदनात्, हिंगु श्रुतमुख शुद्धनात् और दशमूल और माशबलादिक्वात वायोश्च निग्रहात्। ओके। समझ में आया कि उन्होंने जो सूत्र ये जो लिखा है कि दशमूल क्वात वायुश्च निग्रहात्, माशबलादिक्वात धातुक्षीण वात को कम करते वायु का निग्रह करने के लिए है। हिंगु क्या करेगा? पाकात श्रुतमुख शुद्धनात्, पाक करेगा, वहां के जो उसका पाक करेगा, अवरोध नष्ट करेगा, नष्ट करेगा। श्रुतमुख शुद्धनात्। और सेंधव क्या करेगा? वृद्धाभिषेदनात्, यानी वहां का जो क्लॉट है उसको द्रवीभूत करेगा। जी। वृद्धाभिषेदनात्, पाकात श्रुतमुख शुद्धनात्, वायोश्च निग्रहात्, हिंगु सैंधव प्रक्षेप युक्त दशमूल माशबलादिक्वात शोधन नस्य का प्रयोग हमें सिर थ्रोम्बोसिस में करेंगे तो निश्चित ही अंशतः कुछ लाक्षणिक उपशम मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। हम कंफर्मेटरी नहीं बता सकते क्योंकि उसके लिए प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि थ्रोम्बोसिस निकल गया है ऐसे क्लियर कट नहीं कर सकते, लेकिन लाक्षणिक उपशम मिल जाता है जी। ये क्लिनिकली हमें मालूम पड़ रहा है। सेकंड जो है, हाथ और पैर में ये हो जाता है क्या, स्वेलिंग हो जा, अपना सेंसरी लॉस और मोटर लॉस हो जाता है। अब उस प्रकार की अवस्था में हमें दो प्रकार का नस्य का प्रयोग करना चाहिए कि वायु का जो व्यान वायु का वृक्षगुण ज्यादा बढ़ गया है, खरगुण ज्यादा बढ़ गया है, परशुगुण ज्यादा बढ़ गया है, और उसी के लिए हमें क्या करना चाहिए? शमन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे वात बढ़ा है, अब इसमें अभी शमन करना है ना, अभी हाँ शमन करना है। शमन करने में क्या करना चाहिए वहां? तो वहां के इंद्रिय में, वहां के इसमें जो वायु का प्रकोप हो गया है, वायु को शांत करने के लिए नस्य का प्रयोग करना चाहिए। माशादी तेल का नस्य करना चाहिए। ओके। अभी इसमें सिर्फ माशादी तेल यूज कर। हाँ, अभी वहां के भाग में जो अपने शमन किया है, शोधन भी कर रहे हैं, और लेकिन ब्रुहन तो करना चाहिए ना, तो ब्रुहन नस्य का भी प्रयोग करना चाहिए। ब्रुहन नस्य में क्या? अब ब्रुहन नस्य में क्या करना चाहिए उसमें? तो ब्रुहन नस्य में हमें बला तेल का नस्य का प्रयोग करना चाहिए या महामाश तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो ब्रुहन नस्य, यहाँ विरेचन शब्द का अर्थ शास्त्रकार ने क्या दिया है? शिरोविरेचन शब्द लिखा है उन्होंने। दूसरा अर्थ क्या लिखा है उसने? मूत्र विरेचन भी करना चाहिए। अच्छा, ओके। मूत्र विरेचन करना चाहिए मीन्स क्या करना चाहिए वहां कि मूत्र प्रवृत्ति बढ़ाना चाहिए। अपन की कर्मता विकृति है, अपन का प्रकोप है नहीं यहाँ, अपन काम नहीं कर रहा था, मूत्र स्तंभ हो जाता है, मूत्र विकृति आ गई थी। मूत्र विरेचन के लिए हमें मूत्रल औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोक्षुर, पुनर्नवा, वरुण, तृणपंचमूल इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ओके। जो देने के बाद मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है, अल्टीमेटली जो बीपी ज्यादा बढ़ गया है वो बीपी कम हो जाता है। बॉडी में तो वही करते हैं जी। हाँ, तो इस प्रकार का डायूरेटिक्स जिसको हम कहेंगे, और मल विरेचन करना चाहिए। मल विरेचन एक कोष्ठ शुद्धि रखना चाहिए। मल रेचन क्यों सर, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अपन की कर्मता विकृति हो जाती है, और अपन मल अगर साफ नहीं होगा तो अपन की क्या हो जाता है? बीमार गमन हो जाएगा और अन्य व्याधि का निर्माण हो जाएगा। इसलिए मल रेचन करना अत्यंत जरूरी रहता है, और उसी के लिए एरंड, भ्रष्ट, हरितकी का प्रयोग करना चाहिए। तो शास्त्रकारों ने लिखा है स्वेदनम स्नेहयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, यानी इस प्रकार की इसमें शस्त्रशाली पिंडे स्वेद, एरंड बीज कल का पिंडे स्वेद, बला तेल का नस्य, बाद में दशमूल माशबलादि क्वात का नस्य, बाद में माशादी तेल का नस्य, गोक्षुर, पुनर्नवा, वरुण, तृणपंचमूल का प्रयोग, अभ्यंतर प्रयोग, हाँ ये देना चाहिए, क्योंकि मूत्र रेचन करना चाहिए जी। और दूसरा मल रेचन के लिए एरंड भ्रष्टार्थी का प्रयोग करना चाहिए, या आरोग्य का प्रयोग करना चाहिए, या प्रकृति के दृष्टिकोण से, कोष्ठ के दृष्टिकोण से प्रयोग करना चाहिए। मतलब यानी हमने शिरो विरेचन भी किया, हमने मूत्र विरेचन भी किया, और हमने कोष्ठ की शुद्धि भी की। यानी विरेचन शब्द का अर्थ में ये लेना चाहिए कि वो सिर्फ सीमित नहीं है, सीमित नहीं है। अब सिरा स्नान विशोष है, तो सिरा स्नान विशोष, तो यहाँ का करना चाहिए? स्नेहन करना चाहिए। और स्नेहन करना चाहिए मीन्स करना क्या चाहिए? तो तेल से मॉलिश करना चाहिए।
बट सर लेकिन अभी पहले आपने बताया था कि स्नेहन वो बिल्कुल एक्यूट नहीं। अवस्था थी। वो बहुत एक्यूट अवस्था नूतन अवस्था में स्नेह का प्रयोग नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि स्नेह क्या करने वाला है, स्रोतों निर्माण करने अवरोध वाला है, करेगा। वृद्धि विच्छेदन करने वाला जी है। तो इस प्रकार के इसमें हमें करना चाहिए जी कि यहाँ अभी औषधि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, बस्ती के प्रसिद्ध थे, तो बस्ती दो प्रकार की देनी चाहिए। एक, मल प्रवृत्ति कैसी हो रही है, जी। शुष्क हो रही है, कठिन हो रही है, श्याव हो रही है, तो उसी के लिए हमें योग बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ओके। और योग बस्ती में दशमूल क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, नारायण तेल का प्रयोग करना चाहिए। और अनुवासन के लिए हमें एरंड तेल का बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। ओके। कि स्रोत नष्ट हो जाएगा। ये तो गए मार्गोजन्य वात प्रकोप नष्ट करने के लिए, लेकिन धातुक्षीण वात प्रकोप कम करने के लिए राजयापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मार्गोद नष्ट करने के लिए एरंड मूलादि बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बलातेल की मात्रा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो बस्तियां जो है, जो धातुओं में जो क्षय हो रहा है, वो धातुओं का क्षय कम करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सर ये बस्ती कितने दिन करनी चाहिए? ऐसे काल बस्ती, कर्म बस्ती जी। और योग बस्ती 8 दिन, 15 दिन और 30 दिन। ओके। हालांकि क्या रहता है, धातु क्षय की जब अवस्था रहेगी उस समय काल बस्ती और कर्म बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, 15 दिन या 30 दिन का प्रयोग करना चाहिए। जी। तो इस प्रकार के जो बस्तियां जो है, इस प्रकार के बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये औषधि देना है, तो औषधि क्या देंगे हम? पंचकर्म तो हमने देख लिया कि नस्य करना हाँ, है, नस्य कर क्या है, शिरोधारा करनी चाहिए। शिरोधारा भी। अब शिरोधारा क्यों करना चाहिए? दशमूल मांसादिक वात, जब भी किसी प्रकार का बीपी ज्यादा बढ़ गया है, मानसिक तनाव है, इंसोमेनिया की कंडीशन है, उस प्रकार के अवस्था में दशमूल मांसादिक वात का शिरोधारा देनी चाहिए। तो शिरोधारा से क्या होगा सर? यहाँ बेसिकली शिरोधारा से क्या होगा, वहां प्राण और व्यान की जो विकृति हो गई है, प्राण और व्यान की विकृति नष्ट हो जाती है। परिणामतः हमारे जो धातुएं हैं, हमारे जो सीरा स्नायु है, उसमें क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और बेसिकली नमनेस ये लक्षण कम हो जाता है। शांति से निद्रा आ जाती है, मन बुद्धि और इंद्रिय प्रसन्न हो जाती है, इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है। बेसिकली ब्रेन का यानी मस्तिष्क का पोषण हो जाता है। तो इसीलिए दशमूल मांसादिक वात, और उसके बाद हमें तेल धारा का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले हमें क्वाथ का प्रयोग करना है, बाद में तेल धारा में नारायण तेल का प्रयोग करते हैं जी, बड़ा तेल का प्रयोग करते हैं। बेसिकली ज्यादा जो है नारायण तेल का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जिसके कारण, या माशादी तेल का प्रयोग करते हैं तेल धारा के लिए, या तेल धारा का प्रयोग करना चाहिए। या कभी कभी अर्धित की जब अवस्था रहती है, जिसको फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, उस प्रकार के अवस्था में हम लोग क्या करते थे, शिरोबस्ती का प्रयोग करते थे। अब ये शिरोबस्ती क्या है, सर के ऊपर के पूरे बाल निकालते थे और शिर के ऊपर शिरोबस्ती यंत्र लगाते थे और उसके अंदर तेल डालते थे। जो तेल मानव नष्ट करने वाला रहता है, धातुक्षयजन्य वात प्रकोप नष्ट करने वाला रहता है, और बेसिकली हमारे ब्रेन के जो स्पीच सेंटर जो है, जो मांसपेशियां है जो सिकुड़ गई है, जिसमें तुरक्षता ज्यादा है, उसमें ताकत जाती है, और बेसिकली वाकल्पता, निद्रानाश, आंखों में ये उमेश में जो क्रिया कम हो जाती है, उसमें ये सभी प्रकार की इसमें हमें शिरोबस्ती का प्रयोग करते थे। आजकल तो बाल आने के लिए शिरोबस्ती का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार के शिरोबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। षष्ठशाली पिंड स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार का पंचकर्म करते हैं। लेकिन पेशेंट का जब हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को भूख नहीं लगती, कैसे ज्यादा हो जाते हैं, अन्न का पाचन नहीं होता है, उस समय क्या करना चाहिए, नागर और अजमुदादी चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। नागर 250 मिलीग्राम और अजमुदादी चूर्ण जो है वो 500 मिलीग्राम, 2 मात्रा में मध्याह्न रात्रो भोजन के बाद गर्म पानी के साथ देना चाहिए। जब भी कोष्ठ शुद्धि नहीं होती है,
पेट साफ नहीं होता है, ओके। कोष्ठ शुद्धि के लिए बेसिकली नागर और वैश्वानर का प्रयोग करना चाहिए। नागर 250 और वैश्वानर चूर्ण जो है वो 500 मिलीग्राम के मात्रा में मध्यान्ह रात्र कोष्ठ जलेन देना चाहिए, जेणेकरून पेट साफ हो जाता है, वायु का अनुलोम होता है, वायु की शांति से, या गोमूत्र हरितिकी का प्रयोग करना चाहिए, या गोमूत्र हरितिकी का प्रयोग करना चाहिए। सर इसमें हम एरंड अभ्रष्ट हरितकी का प्रयोग इस अवस्था में कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। कोष्ठ उसकी कैसा है, कोष्ठ कैसा है, क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है। मृदु कोष्ठ है तो नहीं करना चाहिए, मध्यम कोष्ठ तो कर सकते हैं। सेकंड थिंग, पेशेंट को लक्षण मूलक चिकित्सा हम करते हैं। हमारे पास पेशेंट आता है, उसको पता भी नहीं रहता है कि उसको पक्षवात होने वाला है। सबसे पहले का सीवियर हेडेक हो जाता है, ये हम इसको पूर्व रूप कह सकते हैं। हाँ, सीवियर हेडेक बोल रहता है, नौशिया हो जाता है, वोमिटिंग होता है, निद्रानाश होता है, और धीरे धीरे उसकी लक्षण मूलक चिकित्सा करनी चाहिए। अब लक्षण मूलक उस वक्त हम तो शिरोधारा नहीं दे सकते, और शीर शूलाद्रि वज्र रस, ये लाक्षणिक लक्षण शीर्षुल हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, तो शीर शूलाद्रि वज्र रस, सुवर्ण सुशेखर और गोदंती 125 इस मात्रा में सुबह शाम घी के साथ या मध के साथ देना चाहिए शीर्षुल के लिए। जब रुल्लास ज्यादा हो जाता है, यानी नौशेटिक फीलिंग जब ज्यादा हो जाता है, उस समय बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, सूर्ण सुशेखर, शंख भस्म और कामदूधा रस का प्रयोग करना चाहिए। अब उसकी जो मात्रा रहती है, सुवर्ण सुशेखर 125, कामदूधा रस 125 और शंख भस्म 125, ये सुबह शाम भोजन पूर्व मधु या घृत के साथ देना चाहिए। जब वाकालपता हो जाती है, स्लर्स जिसको कहते हैं पक्षवात के रुग्ण में, जब भी वाकालपता हो जाती है, उस समय कल्याण अवलेह का प्रयोग किया जाता है। भैषज रत्नावली इसका पाठ है, जो लगाने के बाद कल्याण अवलेह लगाने के बाद स्पीच नॉर्मलाइज हो जाती है, क्योंकि ये कल्याण अवलेह जो है प्राण और उदान दोनों के ऊपर काम करने वाला रहता है। या एक यूनानी ड्रग है खमीरे गाजवान। अच्छा, ये खमीरे गाजवान लगाने के बाद या कल्याण अवलेह लेने के बाद या नस्य करने के बाद निश्चित ही वाक प्रवृत्ति जो नॉर्मलाइज होने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारे स्टूडेंट्स को आज यूनानी ड्रग्स भी पता चल गया सर। अब बहुत बार रहते हैं कि हस्त और पाद में क्रियालपता हो जाती है, हाथ कोई चीज उठा नहीं सकता, हाथ से चीज छूट जाती है, हाथ खोल नहीं सकता। उस प्रकार के क्रियालपता में बेसिकली स्नेहन करना चाहिए, नारायण तेल से करना चाहिए, बला तेल से करना चाहिए, स्वेदन देना चाहिए, स्वेदन अल्प देना चाहिए। अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ रहेगा तो स्वेदन बहुत ही कम देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि स्वेदन से कभी कभी पेशेंट को तकलीफ होने की संभावना, तकलीफ क्या हो जाती है, उसको चक्कर आ जाती है, घबराहट हो जाती है, क्योंकि इसलिए स्वेदन कम देना चाहिए। या बहुत बार ऐसे जो रसकल्प जो रहते हैं, जिस रसकल्प के अंतर्गत ये बेसिकली थ्रोम्बोसिस का है, मार्वजन्य प्रकोप है, तो उसी के लिए हमें उसके अलग प्रकार के द्रव्य देने चाहिए। जिस रसकल्प के अंतर्गत पक्षघातारी रस का हम प्रयोग कर सकते हैं, एकांगवीर रस का प्रयोग कर सकते हैं, वात कुलांतक का प्रयोग कर सकते हैं, वात गजांकुश का प्रयोग कर सकते हैं, समीर गज केसरी का प्रयोग कर सकते हैं, ये मार्गोत के लिए। लेकिन जहां धातुक्षय की अवस्था रहती है, जहां ग्रेजुअली ऑनसेट हो जाता है और धीरे धीरे हाथ की पैर की ताकत चली जाती है, उस प्रकार की अवस्था में रसराज रस, योगेंद्र रस और भृतवा चिंतामणि का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक्यूट कंडीशन जब रहेगी, उसमें हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि मार्गोदी है धातुक्षय, लेकिन हाथ की ताकत चली जा रही है, शून्यता आ रही है, सेंसरी और मोटर लॉस हो रहा है, उस प्रकार की अवस्था में इन इमरजेंसी सुवर्ण भस्म, रौप्य भस्म, कस्तूरी और अंबर
65 मिलीग्राम सुवर्ण भस्म, 125 मिलीग्राम रौप्य भस्म, 65 मिलीग्राम कस्तूरी और 125 मिलीग्राम ये अंबर, इसका मुहुर्मुहुर प्रयोग करना चाहिए। धीरे 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 कभी अदरक के रस के साथ करना है, कभी घी के साथ करना चाहिए, कभी मध के साथ करना चाहिए। और एक बात है कि दिन में मुहुर्मुहुर प्रयोग करने के बाद 3 दिन के अंदर उसके शिरा स्नायु विषय में चेतना आ जाती है। यह अनुभव में बता रहा हूं मैं। ये एक्यूट कंडीशन में ये एक्यूट कंडीशन मतलब जैसे लोग इमरजेंसी में एलोपैथी के पास भागते हैं तो सुवर्ण भस्म, रौप्य भस्म, कस्तूरी भैरव, कस्तूरी और अंबर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा है, इस प्रकार की चिकित्सा को हमें देखना चाहिए कि हमें अब विरेचन देना है। जी जी सर, आप कंटिन्यू। हाँ, विरेचन देना है तो हमें विरेचन के लिए एक बात है कि पक्षाघात के रूप में हमें बेसिकली कोष्ठक के दृष्टिकोण से विरेचन देना चाहिए। अभिपत्तिकर चूर्ण का दे सकते हैं, एरण्यभृष्ट हृतिक का प्रयोग कर सकते हैं, पंच सकार का कर सकते हैं कि ये सब कैसे कोष्ठ शुद्धि करने वाले हैं। जिसका कोष्ठ क्रूर है, जिसके में शुष्क, शाव, कठिन मलप्रवृत्ति होती है, जब दवाई देने के बाद होती नहीं, उस प्रकार की अवस्था में पंचसकार चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। मध्यम कोष्ठी लोगों को हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिकली नागर वैश्वानर चूर्ण का, सिर्फ वैश्वानर चूर्ण का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मृदि कोष्ठी जो रहते हैं उसको आरग चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे जो है इस प्रकार की अवस्था में देर से बहुत बार इस प्रकार के रुग्ण की में क्या रहता है कि मस्तिष्क में विकृति, वायु के कारण विकृति के कारण या प्राणवायु की विकृति के कारण नींद नहीं आती है, निद्रानाश लक्षण निर्माण हो जाता है। अब ये निद्रानाश लक्षणों में बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, निद्रा प्रजनन करने वाली औषधि देनी चाहिए, जिसके अंतर्गत क्या करना चाहिए, हमें बेसिकली तगरादि क्वाथ का या मांसादि क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए बहुत बार क्या करते हैं वैद्य लोग कि ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा और तगर, इसका कॉम्बिनेशन करके देते हैं, चूर्ण का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, और वो मांसादि क्वाथ देंगे तो निश्चित ही निद्रानाश लक्षण जो है वो कम हो जाता है। सेकंड जो है कि बहुत बार के उदान की कर्मता विकृति जब हो जाती है, उसमें स्मृति क्रियाल पता याद नहीं रहता है, उनको क्या हुआ ये भी याद नहीं रहता है। और बेसिकली इस प्रकार की जो कंडीशन जो रहती है वह सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस या सेरेब्रल इन्फार्क्शन में मिल जाती है, जिसमें हमें ब्राह्मी का प्रयोग करना चाहिए और स्मृति सागर रस का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मी 250 देना चाहिए और स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम देना चाहिए और गो घृत के साथ देना चाहिए, जिसके या सारस्वताकार इष्ट के प्रसाद देना चाहिए। जब इंद्रिय निग्रहण पता हो जाती है, इंद्रियों के ऊपर के नियंत्रण नष्ट हो जाते हैं, यानी हाथ इसके ऊपर नियंत्रण नष्ट है, सेंसरी मोटर लॉस हो रहा है, कोई चीज उठा नहीं सकता, उस समय स्नेहन करना अत्यंत जरूरत है। और उस स्नेहन के लिए बहुत बार क्या करते हैं कि अश्वगंधा तेल, वचा तेल, माशादी तेल और नारायण तेल ये सब मिक्स करके उससे मॉलिश करेंगे तो इंद्रिय शून्यता जो है, इंद्रिय शून्यता या कारप्रसादी तेल, इसका हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही उसमें रिजल्ट मिल जाता है। बहुत बार क्या रहता है, बीपी कंट्रोल लाने के लिए, बीपी कंट्रोल लाने के लिए 2 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। एक तो उसको गुक्षुर पुनर्नवा वरुण पंचम का क्वाथ देना चाहिए या पुनर्नवष्टक क्वाथ देना चाहिए, या प्राण और व्यान की विकृति के कारण अगर उसको बीपी ज्यादा बढ़ जाता है तो उस प्रकार के अवस्था में ब्राह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी और सर्पगंध का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो औषधियां जो है, यह इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। जब अपने को मालूम पड़ रहा है कि धमनी जाड्यता निर्माण हो गई है, वहाँ एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस निर्माण हो गई है, तो एथेरोस्क्लेरोटिक जब निर्माण जो होते हैं तो उस समय बेसिकली ध्यान में रखना चाहिए कि एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस निर्माणों के कारण आगे ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो रहा, इस्केमिक कंडीशन निर्माण हो रही है, और उस प्रकार की अवस्था में आरोग्यवर्धिनी, अतिविषा, कापुरकाचली और पलाशमूल क्षार, ये अब जैसी भी मार्गोजन रहेगा तो उस प्रकार के आरोग्यवर्धिनी 250 मिलीग्राम, अतिविषा 250 मिलीग्राम, कापुरकाचली 250 मिलीग्राम और पलाशमूल क्षार जो है 125 मिलीग्राम वो देंगे
काफी समय तक देंगे तो निश्चित ही वहां जो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है वो कम होते हैं, पूर्णतः 100 तक निकल जाते हैं, हम इसका दावा नहीं कर सकते। अब यहां निर्माण हो जाता है कि रक्त घनत्व सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो उसी के लिए सिर्फ रक्त घनत्व कम करने के लिए बेसिकली वहां कार्पास मूल, हिंगू, दशमूल, सैंधव और पलाश मूल क्षार का प्रयोग करना चाहिए। हिंगू बाद में सैंधव, दशमूल, पलाश मूल क्षार और कार्पास मूल का प्रयोग करना चाहिए। यानी इनको हम ब्लड थिनर्स, जो गुठली ज्यादा हो रही है उसको कम करने के लिए हम वहां दे रहे हैं। तो इस प्रकार ही लक्षण मूलक चिकित्सा करना चाहिए। इसके साथ हमें धातु मूलक चिकित्सा करनी चाहिए। ये पक्षाघात में रस, रक्त, मांस, मेद, हाँ, ये धातु में विकृति निर्माण हो जाती है। इन धातु में जब विकृति निर्माण होती है, धातु में विकृति जब निर्माण हो जाती है, उस समय बेसिकली मज्जा धातु के ऊपर काम करने वाले औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें बेसिकली सहस्रपुटी अभ्रक का प्रयोग करना चाहिए, रौप्य भस्म का प्रयोग करना चाहिए। सहस्रपुटी अभ्रक और रौप्य भस्म का, ये धातु मूलक चिकित्सा हो गई है। दोषमूलक चिकित्सा में दो प्रकार के दोषों की विकृति होती है, एक तो मार्गजन्य वात प्रकोप रहता है और दूसरा धातुक्षीजन्य वात प्रकोप रहता है। तो धातुक्षीजन्य वात प्रकोप जब रहेगा उस समय रसराज रस 125, योगेंद्र रस 125 और भृतवा चिंतामणि 125, इस मात्रा में 2 मात्रा सुबह शाम वाहिनी के साथ या घी के साथ दे सकते हैं। लेकिन मार्गजन्य वात प्रकोप जब ज्यादा रहेगा उस समय हमें एकांगी रस, पक्षघाती रस या वात राक्षस रस का प्रयोग कर सकता है, या वात कुलांतक रस का प्रयोग हम कर सकते हैं मार्गजन्य वात प्रकोप के अंतर्गत। और बस्ती के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो धातुक्षय में राजयापन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, बाला तेल की बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, माशादी तेल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मार्गरोध में निरू बस्ती का प्रयोग करेंगे, एरण मूलादी बस्ती का प्रयोग करेंगे, दशमूल का तेल का बस्ती का प्रयोग करेंगे, हाँ, या एरण तेल का बस्ती का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार की दोषमूलक चिकित्सा, धातुमूलक चिकित्सा। अब लास्ट में जो चिकित्सा है वो है कि श्रुतमूलक चिकित्सा। अवरोध जो हो गया वो अवरोध को कम करने वाली चिकित्सा जरूरत है, जिसमें बेसिकली कार्पास मूल का प्रयोग करते हैं, पलाश मूल क्षार का प्रयोग करते हैं, हिंगू का प्रयोग करते हैं, सैंधव का प्रयोग करते हैं और दशमूल का प्रयोग करते हैं। और व्याधि मूलक चिकित्सा के अंतर्गत मार्गोद रहेगा तो एकांगी रस का प्रयोग करेंगे, धातुक्षय रहेगा तो बृहत्वा चिंतामणि, योगेंद्र रस, रसराज रस, बृहत्वा चिंतामणि, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है दोषमूलक चिकित्सा, धातुमूलक चिकित्सा, श्रुतमूलक चिकित्सा, इस प्रकार की व्याधिमूलक चिकित्सा, इस प्रकार की चिकित्सा करेंगे तो पक्षाघात के रुग्ण में निश्चित ही आराम आने की संभावना ज्यादा रहती है। सर एक आखिरी सवाल, पक्षाघात के रुग्णों को पथ्यापथ्य क्या करना चाहिए? हाँ, पथ्यापथ्य में लेते हैं कि लोगों को पता नहीं चला अभी क्या है, वायु को प्रकोपित करने वाला जो आहार जो है वो वर्ज्य करना चाहिए जी। ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए, ज्यादा ऑयली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा शुगर नहीं लेना चाहिए, ज्यादा ऑयली पदार्थों को और ज्यादा सेंधव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज्यादा ऑयली स्पाइसी फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा शुगर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये SOS, S फॉर शुगर, S फॉर स्पाइसी फूड, S फॉर सेंधव नमक, इसका SOS का प्रयोग नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो ऐसा सात्विक आहार देना चाहिए जिसमें रसात्मक आहार होना चाहिए, लेकिन अल्प मात्रा में सात्विक, जैसे कि अपन जो खाना खाते हैं जैसी सूप का प्रयोग करना चाहिए। और सूप के अंतर्गत अपने जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गोभी है, परवल है, मेथी है, पालक है, करेला है, तिनला है, दूधी है, फरसी है, तुरई है, सूरन है, बीट है, गाजर है, इनका प्रयोग करना चाहिए। ज्यादातर चना, वाटाणा, मटकी, दही, बैंगन, बटाटा, अचार, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये क्या, हर समय के ऊपर खाना चाहिए और समय के ऊपर छोड़ना चाहिए।
तो इस सर प्रकार का जी जी ये पथ्य पथ्य सर इसमें अभी जैसे स्त्री और पुरुषों का प्रमाण समान है या फिर ऐसे नहीं कुछ नहीं, उसमें बहुत बार क्या रहता है, सामान्य रहता है, क्योंकि जो कंडीशन जो निर्माण होती है, हम्म, पहले तो क्या रहता था, पुरुषों में ज्यादा होता ज्यादा था। होता अभी क्या स्त्री पुरुषों में दोनों में होता है, है क्योंकि दोनों अभी की जो वर्किंग लाइफस्टाइल जो है या वो लाइफस्टाइल चेंज, दोनों काम करते हैं, दोनों वर्किंग वुमेन्स रहती है, वर्किंग जी वुमेन्स जी ज्यादा रहती है, और दोनों को टेंशन ज्यादा रहता है, जी दोनों का खान पान चेंज हो जाता है, इसीलिए पक्षवत स्त्रियों को ही ज्यादा होता है या पुरुषों को ज्यादा होता है, ऐसा नियम नहीं है, नहीं दोनों को भी हो दोनों सकता को है, लेकिन ज्यादातर पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। वय क्या होता है सर एक वय के लगभग दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो मध्यम उम्र और वार्धक्य इसमें जी आई मीन करीबन ज्यादातर 60 50 के 60 बाद, 60 के बाद होता है, जी 50 के इसमें बहुत कम हो जाता है। लेकिन अभिघाती निदान अगर रहेगा, कोई एक्सीडेंट की केस रहेंगी, तो उसके लिए वही की मर्यादा नहीं रहती जी है। जी जी सर एक सवाल जो सामान्य लोगों के मन में आता है कि जैसे हम ये जो चिकित्सा होती है पक्षाघात पक्षावत की वो 3 महीने 6 महीने साल भर शायद करनी पड़ती होगी तो इसमें जो रस औषधि है जो यानी मेटल्स औषध मेटल्स युक्त औषधियाँ जो हम आयुर्वेद में यूज करते हैं तो इसके कारण किडनी वगैरह खराब होती है ऐसे कुछ होता है बिल्कुल नहीं होती है। जो कंपनी अपन अगर खुद बनाएंगे, जी भारत के कल्पग्रह अष्टम, हमने भारत का कल्प तैयार किया, लेकिन भारत के ऊपर हमने अष्टदश संस्कार किए हैं, जी शुद्ध भारत निर्माण किया है, गंधक शुद्ध किया है, जी कजली शुद्ध की है, प्रॉपर कजली तैयार की है, रौप्य भस्मों के ऊपर पूरे संस्कार किए हैं। तो इस प्रकार के रसकल्प का अगर अच्छी तरह से उसका निर्माण किए तो वो रसकल्प कभी भी कभी आपको हार्म किडनी नहीं में करेंगे हार्मफुल नहीं हार्मफुल रहता है। नहीं लेकिन आजकल क्या है, कंपनियां जो रहती है, कई कंपनियां रहती है कि एक दवाई 6 महीने लगती है करने के लिए, तो वो 2 महीने में तैयार करती है, उसके ऊपर प्रॉपर जो संस्कार होने चाहिए वो वो प्रॉपर नहीं होता संस्कार नहीं होती है, इसलिए वो अपचित जो धातुएं रहती है वो कभी कभी किडनी में डिपॉजिट हो सकते जी हैं। जी यानी वो आयुर्वेद का दोष नहीं वो कंपनियों का दोष है सो हमारे सारे दर्शकों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप एक अनुभवी वैद्य से ही आप चिकित्सा करवाएं आप दुकान में जाएंगे और तुरंत ही जो सर ने नाम बोल दिए वो ले लिए और कई साल आप लेते रहे तो शायद आपके किडनीज पे उसका इफेक्ट हो सकता है आपको जो भी दवाइयाँ लेनी है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही आपको लेनी है सर आज का ये जो हमारा पूरा सेशन था ये बहुत ही ज्ञानवर्धक था पक्षवत के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनको आज पक्षवत के बारे में बहुत एक अच्छा आज लेक्चर सुनने मिला आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अलग अलग पहलू आपने पक्षवत के समझाए अलग अलग चिकित्सा के जो अलग अलग प्रकार है वो बताए शमन चिकित्सा शोधन चिकित्सा विरेचन जो आपने बताया विरेचन की जो व्याख्या आपने बताई वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई सर आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार हम अगले प्रोग्राम में भी मिलेंगे और एक नए विषय पे चर्चा करेंगे थैंक यू सो मच